नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव के नतीजे कल आए हैं उस पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी जो कि रिवाज बदलने का नारा दे रही थी और लगातार हिमाचल प्रदेश में सक्रिय थी। सारे मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री, सांसद, बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, वो सारे लोग हिमाचल प्रदेश में लगातार रैलियां करते रहे, जनसभाएं करते रहे और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हिमाचल प्रदेश को नहीं जीत पाई। उसके कारण क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्यों कांग्रेस जीती और क्या कारण रहे, क्योंकि कांग्रेस अगर देखा जाए तो गुजरात का जो नतीजे हैं उससे आप आइडिया लगा सकते हैं, या जो दिल्ली के नतीजे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति कितनी खराब है। परंतु ऐसा क्या हुआ कि बाकी जगह पे हारने के बाद, बुरी तरह से पिटने के बावजूद, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस इतने ज्यादा सीटें ले गई और सरकार बनाने की स्थिति में आ गई। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी हारी। तो सबसे बड़ा जो एक, और ये इसमें साथ में ये भी बता देते हैं कि जो नेशनल मीडिया था वो लगातार ये कयास लगा रहा था, जो एग्जिट पोल उन्होंने दिखाए या फिर जो पहले सर्वे किए गए, जो पोल उन्होंने पहले किए और फिर एग्जिट पोल, सब में ये दिखाया गया कि बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी बहुमत से आगे निकल जाएगी। लगातार नेशनल मीडिया में ये चलता रहा, एक आध को छोड़कर, और एग्जिट पोल में भी लगातार यही दिखाया गया कि बीजेपी जीत रही है, सिर्फ एक को छोड़कर। और हालांकि जो हिमाचल प्रदेश का मीडिया था, जो हिमाचल प्रदेश का मीडिया है, वो ग्राउंड पे रहता है, उसको पता है कि वहाँ के हालात क्या हैं, कैसी स्थिति में कौन पार्टी है। तो हिमाचल के मीडिया ने लगातार ये दिखाया कि कांग्रेस ही जीतेगी और कांग्रेस अच्छे मार्जिन से जीतेगी, सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी। परंतु नेशनल मीडिया ने इस बात को खारिज किया और एक कड़ी टक्कर दिखाई। और साथ में ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये भी दिखाया कि जो बीजेपी और कांग्रेस की कड़ी टक्कर हो रही है, परंतु बीजेपी फिर भी बाजी मार जाएगी, इस तरीके से दिखाया गया। तो ये एक हार जो है वो नेशनल मीडिया की भी हुई है हिमाचल मीडिया के सामने। और दूसरी हम बात करेंगे कि क्यों बीजेपी हारी है। तो सबसे बड़ा कारण जो है, जो नहीं समझ आया लोगों को, वो था ओपीएस का मुद्दा। ओपीएस पर लगातार बड़े स्तर पर रैलियां हुई, बहुत टाइम जो था वो बहुत बार ऐसा हुआ कि जो विधानसभा का घेराव किया गया। लगातार ये मुद्दा पिछले 5 साल लगातार चलता रहा। और बाकी प्रदेशों में जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान में जब ये मुद्दा जो था वो एक तरह से कांग्रेस ने वहां पे ऐलान कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दी, उसके बाद बहुत ज्यादा गरमाया। और कर्मचारी चाह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो नोटिफिकेशन जारी की जाए, वहां पर भी ऐलान किया जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। और लगातार विधानसभा में जिस तरीके से जयराम ठाकुर ने ये बोल दिया कि अगर कर्मचारियों को ओपीएस लेना है, जब उनसे ये सवाल किए गए या जब उनके सामने ये सवाल आया कि जो नेता लोग हैं वो पेंशन लेते हैं, हर टर्म का पेंशन लेते हैं, और फिर ये जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी वो क्यों नहीं लेते, तो उन्होंने साफ कर दिया कि, उन्होंने साफ ये कह दिया कि अगर आपको भी पेंशन लेनी है तो आप चुनाव लड़िए। तो इससे जो कर्मचारी वर्ग था वो बहुत बुरी तरह से नाराज हो गया और वो एकदम से शांत चुपचाप बैठ गया और उन्होंने ठान लिया कि अब इस सरकार को जाना है, अब इस सरकार को हम जो है वोट नहीं देंगे, अब जो है सरकार बदलनी है, इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं करना है। और इस मुद्दे को कांग्रेस ने बड़ी अच्छे तरीके से उठा लिया और सबसे पहले जो घोषणा करी, जो उन्होंने गारंटियां दी, उसमें ओपीएस को रख दिया, जिससे कर्मचारियों को ये एक तरह से संतुष्टि हो गई कि बाकी जगह पे अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने किया है, राजस्थान में किया है, तो ये हिमाचल में भी यही करेंगे। और इस मुद्दे को कांग्रेस भुना गई। दूसरी बात करें तो दूसरा जो मुद्दा है वो टिकट वितरण जो हुआ भाजपा का, वो बहुत ही खराब था, क्योंकि ऐसा नहीं होता था पहले, कभी भी नहीं होता था, क्योंकि भाजपा एक बड़ी पार्टी है और अगर कोई उनका जो टिकटार्थी है और उसको टिकट नहीं मिल रही है तो वो उसको जो है मना लेते थे और सारे लोग लग के उसको मना लेते थे। परंतु इस बार इन विधानसभा चुनावों में ऐसा नहीं हो पाया और 21 बागी जो थे वो जो है चुनाव लड़ गए, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गए। और जो टिकट वितरण था वो उसमें किसकी चली किसकी नहीं चली, उसमें भी बड़ा एक उसके में बहुत ज़्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि जो अनुराग ठाकुर और नड्डा
और साथ में जयराम ठाकुर के, इन तीनों का आपस में एक अलग अलग धड़ा बना हुआ था, जिसकी वजह से ये सी चीज़ें हुई। और टिकट वितरण की यहाँ तक की बात हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो इनके एक इंडिपेंडेंट जो लड़ रहे थे चुनाव, कृपाल परमार फतेहपुर से जो लड़ रहे थे, उनको कॉल करके मनाना पड़ा, परंतु वो जो उनके कृपाल परमार हैं वो नहीं माने और वो चुनाव लड़े, और वहाँ पर वो भी एक हार का कारण जो है वो मान सकते हैं। ये एक कारण रहा। और टिकट वितरण में भाजपा ने बहुत सारी गलतियां करी और उन गलतियों की वजह से ही वो हारे। इसके अलावा अगर बात करें तो जयराम ठाकुर पर यह हमेशा इल्जाम लगता रहा कि जयराम ठाकुर केंद्र की कठपुतली हैं, चाहे वो कोरोना काल हो या किसी भी तरह का हो, कोई भी समय आया, कोई भी डिसीजन लेना हो तो एक बार ये डिसीजन लिया जाता, सुबह डिसीजन लिया जाता था, शाम को बदल दिया जाता था, शाम को लिया जाता था, अगली सुबह बदल दिया जाता था। उस तरीके से लगातार जो भी डिसीजन ये लिए गए, उस पे कहीं ना कहीं केंद्र का बहुत ज्यादा प्रभाव था और एक तरह से कठपुतली बना के रखा हुआ था सीएम को, जिसकी वजह से जनता ये नहीं बर्दाश्त कर रही थी। और दूसरी बात, उसमें एक चीज और जोड़ देते हैं कि अभी जो 125 यूनिट बिजली फ्री और जो पानी वाला जो मुद्दा आया था, उसमें भी जो महिलाओं को 50% जो किराया वाला मुद्दा था, उसमें भी जयराम ठाकुर ने जब ये डिसीजन ले लिया, उसके बाद केंद्र सरकार से ये सुनने में आया कि केंद्र सरकार इससे खुश नहीं थी, मोदी सरकार जो थी खुश नहीं थी, और उस पे भी उनको थोड़ी सुनने को मिली। तो कोई भी काम जो था वो जयराम ठाकुर अपनी तरफ से नहीं कर पाए। और तीसरा, एक जयराम ठाकुर के साथ ये भी एक प्रॉब्लम थी कि लोगों को लगता था या हर किसी को लगता था कि वो जो ऑफिसर वर्ग है, जो अफसर हैं, उनको वो कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी मानते नहीं थे कि अफसर, कोई भी बात होती थी तो वो लीक हो जाती थी। फिर कुछ और मुद्दे ऐसे आए जिससे कि वो प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जैसे पुलिस भर्ती वाला जो पेपर लीक मामला हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा जो है इशू बन गया और उसको दबाने की कोशिश की गई। कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि सीबीआई को देना चाहिए, दिया गया, परंतु बहुत बाद में दिया गया। तो वो सारे जो इश्यूज थे वो भी एक मुद्दा रहा। कठपुतली बनकर रहना जो है वो ये एक दूसरा कारण मान लेते हैं। और तीसरा कारण की अगर बात करें तो एक बड़ी लंबी चौड़ी खींचतान चल रही है अनुराग ठाकुर और जयराम के बीच में। और तीसरा नाम जो है वो जेपी नड्डा का भी आ जाता है, क्योंकि ये भी कयास लगाया जा रहा था कि शायद जेपी नड्डा, हालांकि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, परंतु कहीं ना कहीं उनके भी दिमाग में ये है कि वो हिमाचल प्रदेश की कमान अपने हाथ में लेंगे। और अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर की तो कई रैलियों में, जो साथ उनकी रैली हो रही थी या साथ जो जनसभाएं हो रही थी, उनमें बहुत ज्यादा तकरार देखने को मिली थी। और ये अभी अगर देखा जाए तो जो फिर मुख्यमंत्री, जो पुराने मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को बैठना पड़ा, उससे भी कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है उस परिवार के साथ। और हमीरपुर में सारी चारों सीटें जो वो बीजेपी हार गई, ये एक बड़ा कारण रहा। और ये जो आपसी टसल थी, ये इसने कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को हराने में मदद करी है, क्योंकि हर कोई, तीन लोग थे, तीनों, जयराम ठाकुर, जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर, सारे जो थे वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे और उनकी टसल जो वो सामने दिख जाती थी। हालांकि जेपी नड्डा ने सरेआम ये ऐलान किया था कि जयराम ठाकुर ही मुख्यमंत्री बनेंगे, परंतु वो एक जो अंदरूनी टसल थी वो लगातार थी। इसके अलावा अगर बात करें तो जेपी नड्डा ने जब जयराम ठाकुर पर ये भरोसा जता दिया या ये ऐलान कर दिया कि जयराम ठाकुर ही अगले मुख्यमंत्री रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो दूसरा धड़ा था, जो कि अनुराग ठाकुर वाला धड़ा था, उसमें जो है वो थोड़ा पीछे हट गया। और ऐसा देखने को भी मिला कि जो अनुराग ठाकुर, जिनको, क्योंकि अगर देखा जाए तो युवा जो एक मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और अच्छे अच्छे पोजीशन वहां पे दी गई है, परंतु जिस तरीके से उनको दरकिनार करने की कोशिश की गई, उससे भी लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि अनुराग ठाकुर जो वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जयराम ठाकुर के साथ थोड़ी सी दिक्कत, ये जो पीछे पहले जो कारण मैंने बताए हैं वो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग चाहते थे कि अनुराग ठाकुर आकर जब मुख्यमंत्री बने, तो वो नहीं होना था। इसकी वजह से उनके जो लोग थे वो भी पीछे हट गए। तो ये सारे कारण रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण ये भी एक मान लेते हैं कि
कांग्रेस ने जो बेसिक जो लोकल मुद्दे थे उनको उठाया, क्योंकि बीजेपी जब भी कोई जो इलेक्शन होता है, बेशक एमसीडी का इलेक्शन ले लो दिल्ली वाला, ये भी हमेशा ऐसे करते हैं कि जो देश वाले जो मुद्दे होते हैं, जिसमें कि देशभक्ति वाला मुद्दा आ गया या फिर पाकिस्तान को लेके आना, ये सब चीज़ों पे जाति धर्म को लेके आने की कोशिश करती है। परंतु सबसे बड़ा यहाँ पे अच्छा ये रहा, हालांकि जो केंद्र के जो केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का है वो हालांकि थोड़ा दूर रहा। कुछ लोग आए, प्रियंका गांधी ने अपना जो था वो अच्छा वहाँ पे प्रभाव रखा। इसके अलावा भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ से हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक अच्छे तरीके से उसको संगठित करने की कोशिश की। प्रभारी उन्होंने भी काफ़ी अच्छे तरीके से संगठित कांग्रेस को किया और कांग्रेस स्टिक रही। जो मुद्दे बेसिक मुद्दे हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, हिमाचल प्रदेश के मुद्दे हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश की जनता का सरोकार है, उन मुद्दों को उठाने की कोशिश की, जिसकी वजह से कांग्रेस को यहां पे एज मिला और कांग्रेस जीती। और ये एक सीख बोल सकते हैं कि ये है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं ये बीजेपी को भी सीख लेनी चाहिए कि आप कोई हर जगह पर जो है वो जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको नहीं ला सकते। आप पाकिस्तान को या देश राष्ट्रवादी ये वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक आपका एक केंद्र सरकार दी गई, केंद्र सरकार बनी हुई है, उसके लिए उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए जो लोकल मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, जो उस जगह के मुद्दे हैं, उनको उठाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप चुनाव जीत सकते हैं। और शायद ये आने वाले समय में और ज़्यादा, अगर कांग्रेस जिस तरीके से हिमाचल में जीती है, अगर कांग्रेस इस तरीके से इन सब मुद्दों को कैटेगराइज करने में अगर कामयाब रहती है, तो बाकी जगह पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और हिमाचल को हारना, इसका साफ साफ मतलब है कि हिमाचल प्रदेश में एक तरह से बीजेपी को झटका लगा है। 2024 के चुनाव आने वाले हैं और ये किसी भी हाल में किसी भी तरफ जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय में क्या स्ट्रैटेजी बीजेपी अपनाती है, क्योंकि उनको फिर आने वाले 2024 में जो है वो लोकसभा चुनाव में अच्छा काम करना है, तो ये मुद्दों पे भी ध्यान देना होगा। ये सारे कारण हमें लगता है कि रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी हारी है और कांग्रेस ने बहुमत के साथ चुनाव जीता है और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। बहुत शुक्रिया।